चलें जनाब, नए पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और इस पार्ट के अंदर हम बात करेंगे कल्चरल पेसिमिस्ट और पोस्ट मॉडर्निस्ट पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से डिजिटल मीडिया यानी कि डिजिटलाइजेशन के हवाले से। देखिए, कल्चरल पेसिमिस्ट डिमांड क्या करते हैं? कल्चरल पेसिमिस्ट दरअसल डिमांड करते हैं, वो ये चाहते हैं कि हमारी डिजिटलाइजेशन ना हो। क्यों ना हो डिजिटलाइजेशन? इसकी वजह समझते हैं कि बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो गए हैं डिजिटलाइजेशन की वजह से। दुनिया में पायरेसी बढ़ रही है, लोगों का प्राइवेसी इन्वेजन हो रहा है, उनके डाटा को बेचा जा रहा है। दुनिया में बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं जो डाटा को खरीद रही हैं और डाटा को क्रिएट इसलिए कर रही हैं ताकि वो एडवर्टाइजर्स को डाटा बेच सकें और एडवर्टाइजमेंट की बम्बार्टमेंट की जा सके एक कस्टमर के ऊपर, ठीक है। तो ये बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज हमारे सामने आते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है कि दुनिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन जो फैल रही है, वो फैल रही है हमारे न्यू मीडिया पैटर्न्स की वजह से। ये जो ग्लोबलाइजेशन न्यू मीडिया पैटर्न्स की वजह से फैल रही है, क्यों फैल रही है? क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मीडिया इज अ एजेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और न्यू मीडिया इस चीज़ में एक वाइटल रोल प्ले करता है। इसके अलावा अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा और आगे लेके चलें तो पूरी दुनिया में हम नज़र आ रहा है कि ग्लोबलाइजेशन के नाम पे अमेरिकन कल्चर को, डिज्निफिकेशन को दुनिया में आम किया जा रहा है। और ये जो आम करने की एक बहुत बड़ी वजह है, वो ये वजह है कि दुनिया के अंदर जो बहुत सारे पेसिमिस्ट हैं वो इस चीज़ को अपोज करते हैं और आम करने की वजह जो बताते हैं वो कहते हैं कि अमेरिकन तसल्लुत को कायम करना, अमेरिकन सिविलाइजेशन को दुनिया में कायम करना इन ग्लोबल मूवमेंट की एक बहुत अहम जो बुनियाद या आप अहम ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं। तो जनाब, हम बात करते हैं कल्चरल पेसिमिस्ट के हवाले से और कल्चरल पेसिमिस्ट के अंदर हम बात करेंगे उन पर्टिकुलर एरियाज़ के हवाले से जो दरअसल दुनिया के अंदर नुकसान पहुंचा रहे हैं और या आप कह सकते हैं कि कुछ लोगों को लगता है कि ये एक गलत चीज़ है। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको सबसे पहले पॉइंट में मेंशन किया हुआ, दैट इज ऑल अबाउट लैक ऑफ रेगुलेशन, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और इस बात को समझते हैं। देखिए, हमारा जो न्यू मीडिया है वो दरअसल एक डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ मीडिया। डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ मीडिया का मतलब है जो किसी एक पर्टिकुलर बंदे के कंट्रोल में नहीं है। इंडिविजुअल्स आर द प्रोड्यूसर्स एंड इंडिविजुअल्स आर द कंज्यूमर्स। वंस आई एम गोइंग टू से दिस थिंग दैट इंडिविजुअल्स आर द प्रोड्यूसर्स एंड इंडिविजुअल्स आर द कंज्यूमर, वी यूज्ड टू कॉल देम एज अ प्रोज्यूमर, ठीक है। तो अब एक्चुअल में आप इंडिविजुअल को, हर इंसान को अंडर द रेगुलेशन नहीं ला सकते, लेकिन आप इस बात की इवैल्यूएशन जरूर दे सकते हैं कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की कोई ना कोई कम्युनिटी गाइडलाइन जरूर होती है और वो अपने जो जितने भी कंज्यूमर्स होते हैं वो मेक श्योर करते हैं उनसे कि वो कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हो। लेट्स सपोज अगर मैं अब्यूजिव लैंग्वेज या पोर्नोग्राफी के हवाले से फेसबुक की पॉलिसी को आपसे डिस्कस करूं, या इसके अलावा ट्विटर की एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट याहू की एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ हैं अपने पोर्टल्स के हवाले से। तो जनाब, लैक ऑफ रेगुलेशन मौजूद है, लेकिन आप इस बात को एवेलुएट कर सकते हैं कि तमाम दुनिया के प्लेटफॉर्म्स कोई ना कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस की बेसिस पे आगे बढ़ रहे हैं। तो जनाब, अब हम इस चीज़ को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं और जेंकिंस का पॉइंट ऑफ व्यू लेके आते हैं। एक्चुअल में देखिए, दुनिया के अंदर जो ओनर कंट्रोल था, एक ज़माने में मीडिया कॉन्ग्लोमरेट्स या बिग सिक्स का कंट्रोल नज़र आता था, लेकिन दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता वो कंट्रोल शिफ्ट हो रहा है मार्क जुकरबर्ग और बिल गेट्स और इन जैसे एलन मस्क के कंट्रोल के अंदर। ये वो मीडिया कॉन्ग्लोमरेट कंट्रोल ओनर्स हैं जो न्यू मीडिया को ओन करते हैं, जो न्यू मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल करते हैं। आप इस हवाले से एग्जांपल शेयर कर सकते हैं इजराइल के हवाले से कि इजराइल का पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं बहुत ही शुगर कोटेड एलिमेंट में शेयर किया, जबकि इजराइल ने अटैक किया था, उसको एक कॉन्फ्लिक्ट की शक्ल दी गई बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स की जानिब से। तो जनाब, अगर हम बात करते हैं जेंकिंस की, तो न्यू मीडिया रीइंफोर्स एलीट पावर बाय क्रिएटिंग डोमिनेंस ऑफ न्यू मीडिया कॉन्ग्लोमरेट्स, यानी कि एलीट पावर क्या है? मार्क जुकरबर्ग की कुव्वत को दिखाया जा रहा है। इसके साथ साथ मार्क जुकरबर्ग के साथ साथ एलन मस्क की पावर नज़र आ रही है दुनिया के अंदर। एलीट पावर जो ये लोग चाह रहे हैं वैसा दुनिया में हो रहा है। अच्छा, अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, इसी बात को मैं थोड़ा सा और आगे लेता हूँ, इसको अगर मैं डिटेल एनालिसिस की तरफ जाऊँ तो माइनॉरिटी व्यूज आर शिफ्टेड टू मार्जिन्स ऑफ द न्यू मीडिया कोलोनाइज्ड बाय कॉन्ग्लोमरेट्स, यानी कि हम कहते हैं कि द न्यू मीडिया इज कोलोनाइज्ड बाय द कॉन्ग्लोमरेट्स, यानी कॉन्ग्लोमरेट्स के हाथों में कंट्रोल हो चुका है न्यू मीडिया। और ये जो न्यू मीडिया जो कंट्रोल हो चुका है, जो माइनॉरिटी व्यूज़ हैं, जो माइनॉरिटी के व्यूज़ हैं, जैसे लेट्स सपोज इजराइल के हवाले से फ़लस्तीनियन व्यूज़ हैं, अब वो एक यानी कि इजराइल की टायरनी को दरअसल आप एक कॉन्फ्लिक्ट की फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। दुनिया में बहुत सारे मामला पे ऐसा हुआ है, जिन लोगों का कंट्रोल है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वैसा ही होता है, ठीक है।
अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि दुनिया के अंदर जो माइनॉरिटी व्यूज़ हैं वो दरअसल ऑप्रेस किए जा रहे हैं इन न्यू मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जानिब से। इसके अलावा अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं तो दुनिया में हम देख रहे हैं कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू मीडिया है। द न्यू मीडिया इज टोटली कमर्शलाइज। ये कमर्शलाइज, इसका बिजनेस चलता कैसे? इसका बिजनेस चलता है एडवर्टाइजमेंट से, सही है। अब मैं हूँ एडवर्टाइजर हूँ, ठीक है, आप लोग सारे लोग कंज्यूमर हैं, लेट्स सपोज, या फिर मैं प्रोड्यूसर हूँ, मिस्टर एक्स एन एडवर्टाइजर, और आप तमाम लोग जिस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो तमाम लोग कंज्यूमर हैं, ठीक है। अब एडवर्टाइजर क्या करेगा? आप लोगों का डाटा कलेक्ट करेगा, आप लोगों का डाटा कलेक्ट करेगा। जब वो डाटा कलेक्ट करेगा तो जब आप मेरी वीडियो देखेंगे, ठीक है, तो आप लोगों को ऐड दिखाया जाएगा, ऐसी ही बात है। मुझे उस ऐड में से थोड़ा सा चंक दिया जाएगा और प्लेटफॉर्म ज़्यादा प्रॉफिट रखेगा उसके अंदर। यही बिजनेस का फॉर्मेट है, ठीक है। अब एडवर्टाइजर को प्रॉफिट तभी होगा जब आपके बारे में वो कंप्लीटली जानेगा, या एडवर्टाइजर या फिर आप कह रहे हैं प्लेटफॉर्म यूट्यूब है। यूट्यूब कोशिश करता है आपके बारे में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन रखे। जब वो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपके पास से रखता है वो आपको फिर वही ऐड दिखा रहा होता है। तो गलत चीज़ों के ऐड अगर आपके पास आए तो समझ जाइएगा किस वजह आपकी अपनी हरकतें, इसकी वजह मैं नहीं हूँ, ठीक है। अच्छा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरे मेरी प्रोडक्ट के ऊपर कौन सा ऐड यूट्यूब प्लेस कर रहा है, ठीक हो गया जी। तो जनाब, कमर्शलाइजेशन लीड टू डाटा प्राइवेसी इशूज़, यानी कि डाटा की प्राइवेसी इन्वेजन नज़र आ रही है हमें। इसके अलावा डिजिटल क्लास डिवाइड, हम ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दुनिया जो है डिजिटलाइजेशन और नॉन डिजिटल लोगों के अंदर डिवाइड हो चुकी है, जिसमें आप एज का फैक्टर भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट प्रेशर ऑन इंटरेस्ट, यानी कि बहुत सारे गवर्नमेंट इंटरेस्ट इन्वेड हो रहे हैं दुनिया में। हमने देखा कि कुछ गवर्नमेंट्स ने न्यू मीडिया को बिल्कुल ओपन प्लेटफॉर्म रहने नहीं दिया, उन्होंने अपना एग्जिस्टेंस ज़रूर वहाँ पर मेंशन की, ठीक है। तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की भी उनकी बहुत सारे तरीके होते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊँ, न्यू मीडिया को प्रोटेक्ट करने के 3 तरीके होते हैं अगर आपने अपने मफादात को, अपने आइडियाज़ को उस पर प्रोटेक्ट करना है। पहला फार्मूला तो ये है कि आप बैन कर दो न्यू मीडिया को, बेहतरीन फार्मूला, सबसे ईजीएस्ट फार्मूला। पाकिस्तान में बैन हुआ, सबसे एक नोटिफिकेशन निकालना होता है और PTO को बंद करना होता है, सब बोलना होता है, सब बंद हो जाता है, ठीक है। लेकिन दूसरा फार्मूला क्या है? दूसरा फार्मूला ये है कि आप जो हैं अपना नैरेटिव वहां पर लेके आओ, अपना नैरेटिव वहां पर लेके आओ, ठीक है। थर्ड ये कि अपना प्लेटफॉर्म लेके आओ। चाइना ने अपना WeChat लाया है ना, ताकि उसका डाटा बाहर कोई अमेरिकन कंपनीज यूटिलाइज ना कर सकें। समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा, इसके अलावा हम बात करते हैं डिक्लाइन ऑफ क्वालिटी ऑफ पॉपुलर कल्चर। दुनिया के अंदर ये देखा गया कि हमारा न्यू मीडिया जो है कि एक पॉपुलर कल्चर क्रिएट कर रहा था, उसकी क्वालिटी में बड़ा, क्योंकि बहुत बेकार चीज़ें आने लगी, क्रिंजी कंटेंट आने लगा, ठीक है। हेलो आई एम मॉन्स्टर ऑन स्नैक वीडियो, सही। इस तरह के कंटेंटों को लाखों मिलियन व्यूज़ देने पड़े हैं उनको, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ कंटेंट बड़ा इम्पैक्ट हुआ, जिसकी वजह से पायरेसी बहुत ज़्यादा है, चीप इंपोर्टेड मीडिया कंटेंट है जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं। ये कौन कहता है? हावे की अप्रोच है। फिर एक और आता है कैंडी फ्लॉस कल्चर की बात होती है, सही है। कैंडी फ्लॉस कल्चर का मतलब ये होता है कि लोगों के पास ज़्यादा चॉइस नहीं होती है, एक ही तरह की 1000 चीज़ें मौजूद होती हैं, मोर एंड मोर सेम थिंग, ठीक है। नो मोर चॉइसेस, लोगों के पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं है। तो अब क्या है, अब वो जाहिर सी बात है, वो क्रिंजी कंटेंट, वो अच्छा कंटेंट, वो बुरा कंटेंट, सब कुछ वो लोग वही चीज़ कंज्यूम करेंगे। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टिल नाउ, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, हिल्स एंड ह्यूज की बात करते हैं। ओनली 6% ऑफ द वेबसाइट्स वर डिवोटेड टू पॉलिटिकल इश्यूज एंड 78% वेबसाइट्स कैटर टू द मेन स्ट्रीम सोशल ग्रुप्स, ठीक है। यानी कि पॉलिटिकल इश्यूज की रेजअप करने की जो बात हमने की थी, रिवाइटलाइजेशन डेमोक्रेसी के हवाले से जो बात की थी, वो कहते हैं कि ये हिल एंड ह्यूज जो है ये बात को अपोज करते हैं। जो हमने वहाँ पे रिवाइटलाइजेशन डेमोक्रेसी की बात की थी, यहाँ पे रिवाइटलाइजेशन डेमोक्रेसी की बात की थी, ठीक है। हम इस बात की इवैल्यूएशन यहाँ से हिल्स एंड ह्यूज से क्रिएट करेंगे कि दुनिया के अंदर जो 6% वेबसाइट्स हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल इशूज के ऊपर है, 78% वेबसाइट कैटर टू द मेन स्ट्रीम सोशल ग्रुप्स, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है डिज्निफिकेशन ऑफ कल्चर, सही है। आप जब बोलेंगे कि दुनिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन, न्यू मीडिया इज इमर्जिंग विद द ग्लोबलाइजेशन, तो आप उसमें एक वैल्यूएशन डाल सकते हैं डिज्निफिकेशन ऑफ कल्चर की, कि तो भाई जो अमेरिकन ग्लोबल कल्चर है उसको इन्फोर्स किया जा रहा है हमारे मेन स्ट्रीम कल्चर या ग्लोबल कल्चर के नाम पर, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा अब मैं आपको एक पहले ये थॉट समझाऊंगा, फिर उसके बाद इस थॉट पे आऊँगा। एक सेकंड, पहला ये थॉट है, कीन की थॉट है, कहता है कल्ट ऑफ इमेच्योर। कल्ट ऑफ इमेच्योर का मतलब क्या है
कि एक पॉइंट ऑफ व्यू था न्यू मीडिया के हवाले से एक ज़माने तक कि भाई ये बच्चों की एक जगह है, बहुत ही बेसिक किस्म का कंटेंट आएगा यहाँ पे, ठीक है, जिसकी कोई क्वालिटी नहीं होगी, जिसकी कोई क्वालिटी एश्योरेंस वगैरह कुछ भी नहीं होगा। जैसे कहते हैं इसमें एक बात होती है डिजिटल नार्सिसिज्म की। डिजिटल नार्सिसिज्म का मतलब क्या होता है कि भाई कहा जाता है कि 50% ब्लॉगर्स ब्लॉग अबाउट देयर ओन लाइफस्टाइल, ऐसा ही, यानी कि वो अपनी ज़िंदगी को डिस्कस कर रहे होते हैं, हमें उनकी ज़िंदगी में इंटरेस्ट होता है इसलिए हम उनको बैठ के देख रहे होते हैं, सही है। तो क्या है, डिजिटल नार्सिसिज्म क्रिएट हो रहा है। इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या है, ओपन सोर्स वेबसाइट, विकीपीडिया पे कुछ भी डाल दो, विकीपीडिया पे आप कुछ भी डाल दो, ओपन सोर्स वेबसाइट कोई इसका सोर्स नहीं चेक कर रही होती, बस आ रहा है विकीपीडिया पे, ठीक है। इसके अलावा एनोनिमस ब्लॉग्स बहुत मौजूद हैं। डिक्लाइन ऑफ कल्चरल लिटरेसी, कल्चरल लिटरेसी का कंटेंट बिल्कुल पढ़ने लिखने का जो कल्चर है वो बिल्कुल खत्म होकर रह गया। हर बंदा रिसर्च करता है किसके थ्रू, विकीपीडिया पे। विकीपीडिया पे जिसने लिखा था उसको भी नहीं पता मैंने क्यों लिखा था ठीक है जी। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, दैट इज ऑल अबाउट कल्चरल इंपीरियलिज्म, ठीक है। अब कल्चरल इंपीरियलिज्म क्या चीज़ होती है, ठीक है, एक चीज़ को थोड़ा समझते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं आपको इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझाऊं, कल्चरल इंपीरियलिस्ट क्या कहते हैं कि भाई एक्चुअली ये वो लोग हैं जो समझते हैं कि हमारी दुनिया के अंदर ग्लोबल कल्चर के नाम पर हम पर अमेरिकन इंपीरियलिज्म को इम्पोज किया जा रहा है, अमेरिकन आइडियाज़ को इम्पोज किया जा रहा है, ठीक है। तो कहते हैं कि इनके नज़दीक ग्लोबलाइजेशन एज अ वन वे प्रोसेस, सिर्फ एक वन वे प्रोसेस है और हमारे ऊपर बम्बार्डमेंट और हैमरिंग की जा रही है ग्लोबल कल्चर की, समझ आई बात, ठीक है। दूसरी तरफ अमेरिकन इन्फ्लुएंस ऑन ग्लोबलाइजेशन की सबके सामने मौजूद है, ठीक है। फूड हो गया, तमाम चीज़ें हम अमेरिकन कल्चर की फॉलो कर रहे होते हैं, इसी वजह से हम अमेरिकन फिल्म देखते हैं तो हमें कोई चीज़ डिफ्रेंशिएट नहीं लगेगी, भाई सेम वैसे ही तो देखा था, ठीक है। अब क्या है, ग्लोबल मीडिया सपोर्ट्स कैपिटलिज्म, ये न्यू मार्क्सिस्ट GMG पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि भाई कहता है कि ग्लोबल मीडिया जो है दरअसल कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता है क्योंकि वो वेल्थ को बहुत नॉर्मल तौर पर दिखाता है, ठीक है, एडिशनल वेल्थ किसी का भी हो सकती है। तीसरा, फॉल्स नीड्स को डेवलप करता है। तीसरा, एडवर्टाइजिंग को इम्पोज करता है। एडवर्टाइजर का फायदा का, एडवर्टाइजर कौन है, कैपिटलिस्ट है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है मैकडॉनलाइजेशन। मैकडॉनलाइजेशन का मतलब क्या है, मैकडॉनलाइजेशन दरअसल ग्लोबलाइजेशन का एक एडवांस फॉर्मेट है जिसके अंदर आप, मैकडॉनल्ड क्या करता है, दुनिया भर के अंदर किसी मैकडॉनल्ड में चले जाओ, सेम पैटी मिलेगा आपको, सेम रिफिल मिलेगा आपको, सही है, सेम ग्लास मिलेगा, सही है, यानी कि स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट पूरी दुनिया में भेजी जाए। दैट इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, सही है। और एक तरह का कल्चर क्रिएट कर दिया गया है दुनिया के अंदर। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाओ, आपको मैकडॉनल्ड मिलेगा, आप मैकडॉनल्ड देखते हो, बोलते KFC देते हो, भाई मेरा भाई आ गया, जबकि ना वो तुम्हारा भाई है ना वो उसका भाई है, वो दरअसल एक अमेरिकन अंकल है, उनके भाई है। यू फील सिमिलर, ठीक है। आप कहीं भी चले जाओ दुनिया के हिस्से में, आप जब मैकडॉनल्ड्स KFC देखते हो, वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को देखते हो दुनिया के अंदर, आप बोलते हो यार दिस इज माई प्रोडक्ट। वो क्रिएट कैसे किया जा रहा है, वो क्रिएट मैकडॉनलाइजेशन के थ्रू, कल्चरल इंपीरियलिज्म के थ्रू किया जा रहा है, ठीक है।